अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। बढ़ती हुई महंगाई और प्रॉपर्टी में नई कीमतों के तयन के बाद नए टैक्सेस ने आवाम के लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी है कि क्या वो किसी भी शहर में पूरे पाकिस्तान में बासानी अपनी मिल्कियत बना सकते हैं। क्या एक मुतवसत तबके का शख्स एक फ्लैट भी खरीद सकता है, या फिर अब इस महंगाई के दौर में लोगों ने ये सोच लिया है कि अब उन्हें किराएदार ही बने रहना है। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से आवाम से भी जानेंगे और साथ ही बिल्डर्स कम्युनिटी क्या सोचती है उनका भी इस पर मौक़िफ़ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि क्या आज के दौर में घर बनाना आसान है एक आम आदमी के लिए, या घर खरीदना? असल में महंगाई के साथ साथ ये बढ़ा, जैसे जैसे महंगाई हो रही है उस हिसाब से हर चीज़ के रेट्स बढ़ रहे हैं, तो ये वजह है। पहले प्रॉपर्टी के में घर लेना आसान था, अभी बड़ा मुश्किल है। अभी अब एक आम आदमी नहीं ले सकता, कि जो नॉर्मल तनख्वाहदार है या नॉर्मल बिजनेसमैन है वो नहीं ले सकता। हुकूमत को क्या करना चाहिए? कर्जे देने चाहिए, बहुत लो मार्कअप पे देने चाहिए, क्या होना चाहिए? इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट में घर दें, घर बना के दें, लो मार्कअप पे दें, आसानियाँ पैदा करें। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम कराची में या पाकिस्तान में घर का है। अगर घर के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक आम आदमी उसमें सुकून से रह सकता है, क्योंकि इंसान की बेसिक नीड जो है घर है, और जो कि नहायत ही मुश्किल है। बाकी खाने पीने का आदमी कर लेता है, वो मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं? मजदूरी करते सर। ये मुझे बताएं, अपना ज़ाती घर है आपका या किराए का घर है? सर किराए का घर है। तो बच्चे भी होंगे? बच्चे भी हैं सर। बड़े होंगे बच्चे, फैमिली बढ़ेगी, तो ऐसी सूरत हाल में दिल चाहता है कि अपना भी घर हो। सर अपना तो खुशी से कहते हैं, अपना अल्लाह पाक अपना दे दे। हम मजदूर है, गरीबों आगे कर नहीं सकते हैं, कुछ गरीब लोग हैं, पेट पालने का बड़ी मुश्किल है। घर अभी कहाँ से लेंगे हम लोग? बड़ी पैसे जमा करते हैं, कोई कर्जा लेते हैं, बिरादरी सपोर्ट करती है, कुछ करती है, या बस सारी जिंदगी किराए पे ही रहना है? किराए पे रहते हैं। अब कोई सपोर्ट यहाँ पे आजकल अल्लाह के सिवा कोई सपोर्ट नहीं है। बस यहाँ पे मजदूरी करते हैं, बच्चे पालते हैं, फिर हमारा गुजारा हो जाता है। कराची तो खैर महंगा है। जी जी। ये बताएं, आपके अपने गांव में या जिस जगह से आप आए वहाँ भी महंगाई, हर चीज़ महंगाई। वहाँ भी इतना ही है? हाँ वहाँ भी हर चीज़ में। अगर मैं आपको बोलूँ आपको कराची में घर लेने का मौका मिल रहा हो, तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए खरीदने के लिए? आप कितने पैसे चाहते हैं? हमारे पास बिल्कुल नहीं है, गरीब बिल्कुल एक रुपये। अंदाजा होता है ना, मेरे पास इतने पैसे हो तो मैं खरीद लूंगा। कोई अंदाजा है आपको? कोई अंदाजा नहीं। नहीं। आज के दौर में जो लोग अपना घर नहीं अफोर्ड कर पा रहे, मजीद कीमतों में इजाफा हो गया है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, आप समझती हैं कि एक मुतवसत मिडिल क्लास के लिए मुमकिन है कि वो अपना घर बना सके? नामुमकिन है। हमारे बच्चे कुछ नहीं कर सकते। हम आज उन्हें जो कुछ थोड़ा बहुत दे रहे हैं, उसके अलावा बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते। आज कल वो अपने लिए नौकरी नहीं है उनकी, तो वो प्रॉपर्टी कहाँ से ख़रीदेंगे, वो किराया कहाँ से देंगे? ये कुछ नहीं है उन लोग के लिए, कुछ भी नहीं है उनके लिए। फिर आप बच्चों को क्या सजेस्ट करते हैं, पाकिस्तान में रुकें या चले जाएं? पाकिस्तान में फिर पाकिस्तान क्या बोलूँ मैं, हुकूमत को ही बोलना पड़ेगा कि उन्हें हटाएं, ताकि कम से कम कोई ऐसा तो आए कि हमारे बच्चे सुकून का सांस लें। सारे टैक्सेस हम दें, यानी कि बिजली में 4 तरह के टैक्सेस ऐसे हैं कि एक ही उसमें हमें देने पड़ रहे हैं। सही है, इतने टैक्सेस, इतना सब कुछ, यानी कि सोलर लगाने पे भी 56,000 का बिल आए तो फिर क्या फ़ायदा जी। सोलर लगाने के बावजूद 56,000 का बिल जी, और बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। ये मुझे बताएं कि आज के दौर में कोई ये प्लानिंग करे कि जी मैं 10 साल बाद 5 साल बाद अपना घर बनाऊं, तो उसको हर महीने कितने पैसे जोड़ने चाहिए? नौकरी होगी तो जोड़ेगा ना वो बेचारा। यहाँ पे तो है ही नहीं कोई अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कराची के अंदर अपनी मिल्कियत बनाना, चाहे ज़मीनी घर हो, फ्लैट हो, आसान है ये एक आम आदमी के लिए आज के दौर में? नहीं, अब मुश्किल हो गया है। पहले लोगों ने बना लिया है जो बना लिया है, तो अब बहुत मुश्किल है। अब बहुत महंगाई के हिसाब से मतलब है कि लोग जो है ना परेशान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एकदम से मजीद टैक्सेस बढ़ा दिए गए, एफबीआर ने भी नई कीमतों का तयन कर दिया, मजीद प्रॉपर्टी महंगी हो गई। आज के दौर में आप समझते हैं कि एक आम आदमी के लिए घर खरीदना, फ्लैट बनाना आसान है? बहुत मुश्किल, बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में यंग जनरेशन क्या करेगी? पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, घर की नीड भी है लोगों को, लेकिन ख़रीद भी नहीं पा रहे। बस अब क्या कर सकते हैं, ये तो हुकूमतों को चाहिए कि वो सोचें कि क्यों इतना कर रहे हैं हम लोगों के लिए। महंगाई इस कदर कर दी है जिसकी वजह से हम लोग पानी तक नहीं पी पा रहे हैं, साफ़ पानी, खाना तक नहीं मिल रहा है हम लोगों को सही तरीके से, बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रहे हैं।
क्या करे फिर आदमी। बिल्डर्स जो नई नई स्कीमें निकालते हैं, प्रोजेक्ट्स खड़े होते हैं, आवाम उसमें बुकिंग में पैसे भी लगाती है, लेकिन वक्त पे ना वो डिलीवर हो पाता है, उल्टा आवाम के पैसे भी फंस जाते हैं, घर भी नहीं मिलता। अमूमन यही हो रहा है, यही हो रहा है। यही हो रहा है, सेम टू सेम। तो फिर गरीब आदमी क्या करे या एक आम शहरी क्या करे? सिर्फ खुदकशी के अलावा कोई हल नहीं है गरीब आदमी के लिए। आखिरी ऑप्शन बस ये बस यही बचा है, जब खाने को नहीं मिलेगा, रहने को जगह नहीं मिलेगी, ना आपके पास बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, क्या करेगा। महंगाई का दौर है, मिल्कियत बढ़ती जा रही है, प्रॉपर्टी के रेट्स भी बढ़ गए हैं, फ्लैट खरीदना भी मुश्किल हो गया है। आप समझते हैं कि इतना आसान है कि नई नस्ल या आप जैसे लोग आज के दौर में अपनी कोई मिल्कियत बना सकें, चाहे ज़मीनी घर हो या फ्लैट हो? अरे सर, आप प्रॉपर्टी की बात करें, यहाँ तो बच्चों की फीसें देने का जो है बुरा हाल हुआ है। सिंध गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ऐलान किया है कि जी स्कूल जो हैं वो एनुअल चार्जेस नहीं लेंगे, अगर लें तो शिकायत करें। एनुअल चार्जेस तो स्कूल ले रहा है, कोई पूछने वाला है? कोई भी नहीं पूछने वाला। ये सब फजूल कहानी है। अक्सर ये बिल्डर्स नई नई स्कीमें निकालते हैं, प्रोजेक्ट्स भी कुछ खड़े हुए हैं बहुत सारे, लेकिन डिलीवर नहीं होते, आवाम का पैसा भी फंस जाता है। खुदा न खासा आपका कोई ऐसा तजुर्बा रहा? नहीं, मेरा तो ऐसा नहीं रहा, लेकिन मेरे कई जानने वालों का ऐसा रहा है। और बिल्डर हजरात जो हैं डबल फाइलें बना के भेज देते हैं, और इस तरह के तो पाकिस्तान में मामलात आम रूटीन पे। तो फिर ऐसी सिचुएशन में कि महंगाई भी बढ़ती जा रही है, बच्चों की फ़ीस भी है और साथ साथ अशिया ख़ुरोनोश की कीमतें भी बढ़ रही हैं, क्या घर ख़रीदना मुमकिन भी रहा है या सिर्फ अब किराए पे ही रहना है लोगों ने? किराए पे भी रहना नामुमकिन हो गया है। अच्छा। जी, ये हालात हैं। बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है, राशन लेना मुश्किल हो गया है, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। ये पाकिस्तान तो हमें तो ऐसा लगता है जैसे जहन्नुम में रह रहे हैं हम। अब मैं बेगम को लिए शॉपिंग के लिए घूम रहा हूँ, बहादुराबाद इधर उधर, 25,000 रुपये से कोई कम सूट नहीं है। 25,000 रुपये तो एक आम आदमी की सैलरी है। ये हालात है। मुस्तकबिल क्या है फिर बच्चों का? क्यों बर्बाद है, हम भी बर्बाद है, हमारी जो न्यू जनरेशन है वो भी बर्बाद होगी अगर जब तक कोई सही गवर्नमेंट ना आ जाए। ये मुझे बताएं कि इतनी ज़्यादा मालियत बढ़ गई है प्रॉपर्टी की, एक नॉर्मल फ्लैट भी 2 कमरों का 80 लाख 1-1 करोड़ तक पहुंच गया है। प्लॉट लेना भी अब एक ख्वाब रह गया, और जिन लोगों ने किसी में बुकिंग में पैसे फंसा दिए या प्लॉट ले लिया तो आज तक उनको मिल ही नहीं सका, या डबल फाइलों का गेम हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में कराची वाले या पूरे पाकिस्तान के अवाम करें तो क्या करें? क्या कर सकती है आवाम? तो कुछ भी नहीं, उसके हाथ में ही कुछ नहीं है आवाम के। सारी बात तो ये है, आवाम तो बेचारी वैसे ही मजबूर है, 70 साल से पिस रही है और अभी भी पिस रही है। क्या करें, हमारे यहाँ सिस्टम ही ऐसा है हमारे मुल्क का। अगर सिस्टम सही हो जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा, जब तक सिस्टम सही नहीं होगा कुछ भी सही नहीं होगा। मैं तो ये समझता हूँ। बज़ाहिर सड़कों पे हमें बड़ी बड़ी गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों की अच्छी आमदनी का सिलसिला या वसीला भी होगा, लेकिन इधर बात ये हो रही है कि क्या हर आम आदमी के लिए अपना एक घर बना लेना अपनी ज़िंदगी में मुमकिन है कि वो अपनी आमदनी जमा करके या कमेटियां डाल के जो लोग बना लेते थे पहले, आज की तारीख में ये मुमकिन? आज तो मुमकिन नहीं है, आज तो बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। जो हमारे वालिदैन वगैरह ने बना दिया या हमने अपने बच्चों के लिए बना दिया, आज हमारे बच्चे नहीं बना रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पढ़े लिखे बच्चे पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं उनके लिए। क्या है, कुछ भी नहीं है उनके लिए। दायरा बाहर जा रहे हैं, यहाँ तो क्या नाम अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे बच्चे। तो किस न देखें आप, पिछले महीनों में कितने लोग चले गए। मेरे 2 बेटे बाहर चले गए दुबई, पढ़े लिखे थे, चले गए वहाँ पर, वहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में अभी बहुत कुछ नहीं है। जो हालत पाकिस्तान के हैं, जो हालत बिगाड़ पैदा हो गया, इसको सही करने में बड़ा टाइम लगेगा। ये मुझे बता सकते हैं आप कि हर शख्स की ख्वाहिश है कि अपनी ज़िंदगी में वो कम से कम एक घर बना ले अपनी औलाद के लिए, अपने लिए, लेकिन आज इस महंगाई के दौर में जहाँ डॉलर का रेट भी सेट नहीं है, इकॉनमी बिल्कुल डिस्टर्ब है, लोगों की ज़रिए मुआश पूरे नहीं हो पा रहे, ये मुमकिन है किसी तरीके से? अब आप बताएं, आप हाथ में हाथ रख के बैठ गए, आपकी इतनी सैलरी नहीं है जितने में आप बच्चे पाल सकें। आप कह रहे हैं प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कहाँ से लेगा? लोगों के पास घर किराए के देने को पैसे नहीं है। लोगों के पास पैसे होंगे तो बंदा अफोर्ड करेगा ना दोस्त। आप ये जो वैल्यू बढ़ी है प्रॉपर्टी की, क्या ये नहीं आप समझते नाजायज़ ही भी हुआ है? बहुत नाजायज़ ही हुआ है, सट्टेबाज है भाई। ये पूरा एक गेम चला, रिन्यू वाले मिले इसके अंदर, पैसे वाले मिले इसके अंदर। कभी ये इसमें बिल्डर्स बन जाते हैं, कभी ये सोनार की मार्केट में चले जाते हैं। समझ गए मेरी बात को? अभी सोना कहाँ चला गया? सोने की ये वैल्यू थी यार तुम्हारे सामने, क्या थी वैल्यू? पाकिस्तान के मारूफ सनतकार, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बैंकर हैं, जनाब आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये प्रॉपर्टी में जो मज़ीद इजाफा होता जा रहा है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, एक आम आदमी की पहुंच से जो है ख़रीद बहुत दूर होती जा रही है। आप ख़ुद भी इस बिज़नेस से भी वाबस्ता हैं, आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं या क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना मुनासिब है या नहीं?
देखिए इसमें पर्टिकुलरली जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, उनके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अक्सर जो है वो हमारे आम लोगों का ये कंप्लेन होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता पैसे जमा कर रहे होते हैं, लेकिन पैसे जमा होते हैं उससे तेज़ी से जो है वो प्राइसेस बढ़ जाती हैं प्रॉपर्टी की, तो फिर उनके लिए जो है मुश्किलात होती हैं उसको ख़रीदना। तो उस मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है वो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रीट है, रीट सर्टिफिकेट्स जो हैं, चूँकि ये प्रॉपर्टी नॉर्मली करोड़ों रुपए की जो है वो ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो एक आम आदमी के लिए मुश्किल होता है कि एक साथ वो करोड़ों रुपए का जो है इन्वेस्ट कर सके। तो वो छोटे छोटे रीट यूनिट के अंदर उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें, जैसे जैसे उनके पास सेविंग होती रहे वो रीट सर्टिफिकेट्स ख़रीद लें और उससे रियल एस्टेट की जो अपसाइड है उसको वो अवेल कर सकेंगे। इसी तरह कुछ हमने अभी आपने देखा होगा टीवी पे हमने इसको एडवर्टाइज भी किया है कि जो है वो हम मंथली पेमेंट्स जो है मंथली पेमेंट स्कीम, और उसमें हमने ये कहा है कि 70% जो है वो अगर पेमेंट करेंगे तो उनको जो है पोजीशन मिल जाएगा, बाकी 30% वो घर में रहते हुए 2.5 साल में जो है उसको पे करें। फिर एक तीसरा प्रोडक्ट है वो टोकनाइजेशन है, मतलब ये कि अगर एक जो है वो प्रॉपर्टी है वो 2 करोड़ की है, 2.5 करोड़ की है, तो हर आदमी जो है 2-2.5 करोड़ रुपए नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो उसका एक पार्ट जो है हिस्सा जो है वो ख़रीद सकता है। तो हर उसका हम करेंगे कि एक वैल्यू का जो है 5% का हिस्सा बनाए, तो मतलब ये कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो वो 10 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो जैसे जैसे उसके पास सेविंग होती रहे वो ये टोकन ख़रीदता रहे और उसके अंदर जो फिर एप्रिसिएशन है उसको वो अवेल कर सके। आपने अपने प्रोजेक्ट्स में तो आसानियां दी हैं, लेकिन अब ओवरऑल अगर पूरी कराची की सिचुएशन देखें तो जो नए एफबीआर ने कीमतों का तयन किया है उसके बावजूद अभी भी जो मार्केट प्राइस है वो बहुत हाई है। एक तरफ इंटरेस्ट रेट कम होता जा रहा है जो सिंगल डिजिट पे चला जाएगा, तो क्या इतना आसान होगा एक आम इन्वेस्टर या मिडिल क्लास शख्स के लिए कि वो डिसीजन ले सके? हाँ, तो ये जो प्रोडक्ट हम कर रहे हैं ये सिर्फ हमारे ही प्रोजेक्ट तक महदूद नहीं होगा, उसको हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्सल हो, तो और लोग भी इसको जो है वो फॉलो करेंगे। जब एक प्रोडक्ट आप लाते हैं और वो रेगुलेटर के साथ उसकी अप्रूवल करवाते हैं तो वो फिर प्रोडक्ट सबके लिए जो है वो अवेलेबल हो सकता है। तो अभी तो कुछ अरसे से आप ये देख रहे हैं कि रियल एस्टेट की प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल हैं, बढ़ी नहीं है, लेकिन जैसे इंटरेस्ट रेट वगैरह जो गिर रहे हैं जिस तरीके से, तो उसमें फिर ये है कि एहतमाल है कि प्राइसेस जो है मज़ीद बढ़ जाएं। तो उसमें डिपेंड करता है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स जो है वो अगर मार्केट में हैं उनको अंडरस्टैंड करें, उनको समझें और उनको अवेल करें। लास्ट एज एन इकनॉमिस्ट ये बता दें कि क्या पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर होते हुए देख रहे हैं आप? SIFC का जो रोल था, जो उम्मीदें थी, वो उसके अकॉर्डिंग तो लोगों को नहीं हासिल हो पा रही है एक्सपेक्टेशन। जी, जो पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक फैक्टर्स हैं वो तो उनमें बेहतरी आ रही है, पर्टिकुलरली जब इन्फ्लेशन कम हुआ है तो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, कुछ एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, कुछ रेमिटेंसेस जो है वो बढ़े हैं, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ जो हैं वो बढ़े हैं, तो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस तो जो है वो बेहतरी की तरफ हैं, लेकिन अभी तक जो है वो लोगों को जो डिवैल्यूएशन की वजह से एक डेंट लग गया था, जो महंगाई हो गई है, उस महंगाई से अभी पूरी तरीके से उनकी जान नहीं छूटी है। तो इसको कुछ वक्त लगेगा, कुछ वक्त ये लगेगा कि लोगों की जो है वो और ज़्यादा जो है रेवेन्यूज़ बढ़ें, उनके कारोबार बढ़ें, उनकी सैलरीज़ जो है वो बढ़ें, तो वो फिर ये कि उस पोजीशन में होंगे कि इस इन्फ्लेशन का मुकाबला कर सकें। बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के रेट्स मजीद बढ़ने का भी इम्कान है और FBR की जानिब से भी नई कीमतों का तयन किया गया है। पैटर्न इन चीफ हैं आबाद के जनाब मोहसिन शेखानी साहब, एक प्रोफेशनल बिल्डर एंड डेवलपर भी हैं, उनसे उनकी राय भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? गुड माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं मोहसिन भाई कि इस वक्त ये देखा जा रहा है काफ़ी अरसे से कि जी पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के अंदर ना लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल नहीं हो रहा है, इन्वेस्टर्स का, मार्केट ग्रो नहीं हो पा रही। अब FBR ने भी टैक्सेस बढ़ाने के चक्कर में जो है नई कीमतों का तयन कर दिया है, तो व्हाट डू यू थिंक कि मार्केट ग्रो होगी, लोग पैसा लगाएंगे या अभी भी वैसे ही मामला चलेगा? मेरा ख्याल है कि अब पैसे लोग लगाएंगे। इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
जहाँ जिस मुल्क में 20% 22% इंटरेस्ट रेट मिलता हो, वहाँ इन्वेस्टमेंट्स कैसी होगी, लोग अपना पैसा कहाँ लगाएंगे। अब लग रहा है कि जो 15% हुआ है, मे बी नेक्स्ट 12.5% होगा नेक्स्ट उसमें, और हमें यकीन दहानी कराएगी कि सिंगल डिजिट में हम इस इंटरेस्ट रेट को लेके आएंगे। डेफिनेटली जब भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती है, इंडस्ट्री जब भी लगती है जब सिंगल डिजिट आपका इंटरेस्ट रेट हो। डॉलर का जो एक था कि कॉस्ट बढ़ रही है, चीज़ें हो रही है, अब गवर्नमेंट ने उसकी तरफ भी तवज्जो दी है कि डॉलर कम होगा, 240 रुपये का हो जाएगा, तो डेफिनेटली रियल इस्टेट नहीं एक्टिव करना है। फिर लोगों का पैसा भी आता है, लोगों की ज़रूरत भी है, और लोग डर रहे थे इकॉनमी अनसर्टेनिटी से। मेरा ख्याल है कि अब अगर ये सर्टेन हो जाती है, एक यकीन हो जाता है लोगों को कि नहीं अब ये प्राइजेस ऐसा नहीं होगा, जो हालात है वो कंटिन्यू इसी तरह चलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ऑप्शन ज़रूरत है ना। 25 करोड़ का मुल्क है, हर आदमी को घर की ज़रूरत है, एक लिमिटेशन है 3.5 लाख घर की रिक्वायरमेंट होती है जो नहीं बन रहे, तो ये सारी इकॉनमी रुक जाती है। और ये चलती है तो 70 इंडस्ट्रियाँ चलती है, जॉब क्रिएशन होता है, प्लान स्कीम होती है, और कच्ची आबादी और इलीगल इंक्रोचमेंट नहीं होती। तो ये मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में एक्टिविटी शुरू होगी। मैं समझ जनवरी से हमें नज़र आने शुरू हो जाएगा आपको एक्टिविटीज़। रिसोर्सेज का भी एक बड़ा मसला है। अगर कराची की स्पेसिफिकली बात की जाए तो इसमें चाहे केएमसी हो या फिर लोकल गवर्नमेंट हो या सिंध गवर्नमेंट हो, कैसे मैनेज होंगी जब एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, नए टावर्स बनेंगे, नए वर्टिकल्स बनेंगे? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो डिज़ाइन करना पड़ता है, आपके पास मास्टर प्लान होते हैं, उनको फाइनल करना पड़ेगा। जो बहुत अरसे से आज भी हमने मेयर से यही बात की कि मास्टर प्लान ऑफ कराची आप फाइनल करें, ताकि 20 साल का 25 साल का कोई टारगेट हो। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को जो पानी नहीं आ रहा वो चाहिए, हमें आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रोड स्ट्रक्चर चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, स्कूल चाहिए, मैरिज गार्डन चाहिए, सब चाहिए। अगर हम मास्टर प्लान और प्लान नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कच्ची आबादियों का भी एक बड़ा मसला है, और गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं चाहती है कि आप कंट्रीब्यूट करें उसमें, यानी बिल्डर्स आगे आएँ, इन्वेस्टर्स आगे आएँ, तो कुछ मसले का हल निकले। इतना आसान होगा ये इस वक्त जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में? मैं समझता हूँ कि ये मैं 15 साल से ख्वाब की तरह चला रहा हूँ, और इनको इतनी वर्किंग करके दी है हमने कि आप सोच ही नहीं सकते। और हर तरीके से, जब स्टेज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 1500 रुपये थी, 1000 रुपये थी, जब से हम ये चीज़ें चला रहे हैं, आज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 6000 रुपये बस। तो इतना बड़ा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी ये पॉसिबल है आज की कॉस्ट में। लास्ट ये बता दीजिए कि अगले 6 महीनों में, 1 साल में प्रॉपर्टी कितने % बढ़ सकती है, या यही रहेगी? मेरा ख्याल है इनिशियली तो यही चीज़ें रहेगी। एक दफ़ा जब मार्केट चलती है तो इट्स टेक टाइम, 5-6 महीने लगेंगे। नेक्स्ट बजट के बाद आपको नज़र आएगा कि मार्केट ने 20-25% इंक्रीज़ करना शुरू कर देगी। जो आज 50% डिक्रीज़ हुई है, जो मार्केट मतलब अगर 100 रुपये की कोई प्लॉट था तो आज 50 रुपये का मिल रहा है वो। और घरों की भी यही पोजीशन है, और जो अच्छे प्रोजेक्ट है वहाँ भी ये लोगों का इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो ये सारी चीज़ें लगता है कि नेक्स्ट जून के बाद, नेक्स्ट बजट के बाद आपकी क्या पॉलिसीज़ होती है, उसके बाद आपको प्राइस इंक्रीज़ करती हुई नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब, रियली थैंकफुल। आबाद के पैटर्न इन चीफ हैं और प्रोफेशनल बिल्डर और डेवलपर के तौर पे ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी जो है मज़ीद आगे इंक्रीज़ होगी, और ये जो इकनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा हो सकता है अगर ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट सेक्टर में आए। गुज़िश्ता 5 साल से जो पाकिस्तान की इकॉनमी डिक्लाइन की जानिब जा रही है, आज भी लोग यही तवक्को कर रहे हैं कि ये तामीराती सनत दोबारा पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम कर सकती है। लेकिन एक तरफ रिसेंटली जो FBR की जानिब से पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी की नई कीमत का तयन होना, उसके हिसाब से टैक्सेस का बढ़ जाना, और सबसे बड़ी बात यह कि लोगों का रियल एस्टेट सेक्टर में इस वक्त इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखाई दे रहा, ये सारी चीजें इसके बरक्स हैं। हम मौजूद हैं आज एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ऑफिस यानी आबाद के मरकजी दफ्तर में, और चेयरमैन हसन बख्शी साहब से हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे मिजाज आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हसन बख्शी साहब, आप दूसरी दफा चेयरमैन बने आबाद के, और जो आपका लास्ट टेन्योर था वो भी बड़ा यादगार रहा, बहुत सारी एक्टिविटीज के हवाले से, और यही एक्टिविटीज होती हैं जो इन्वेस्टर को पिच करती हैं, उनके लिए बड़ी एक अट्रैक्शन पैदा करती हैं। लेकिन इस वक्त तो आपके लिए भी बीइंग अ चेयरमैन बड़े चैलेंजेस होंगे। एक तरफ नई कीमतों का तयन है, टैक्सेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग पैसा लगा नहीं रहे, क्या बनेगा रियल एस्टेट का? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए, चैलेंजेस मेरे लिए नहीं, चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की इंडस्ट्री में होती थी, रियल एस्टेट में, उससे फिर एलाइड इंडस्ट्री जो आपने कहा 74 इंडस्ट्रीज चलती हैं,
और इसी से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती थी और फिर इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी। अब पिछले 2-2.5 साल 3 साल से हमें कहीं इस हुकूमत की प्रायोरिटी लिस्ट में ये इंडस्ट्री नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से लोग अपना इन्वेस्टमेंट करने में, क्योंकि ये अब कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री हो गई है, इसमें बहुत बड़ा कैपिटल लगता है। कोई भी प्लॉट अगर आप तामीर कर के लिए लें वर्टिकल या हाउसिंग स्कीम, तो वो 2-4-5 अरब रुपए से कम नहीं होता है। सो इतनी बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी होना ज़रूरी है और गवर्नमेंट का एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन होना चाहिए कि अगले 10 साल उस इंडस्ट्री को इस तरह चलाना चाहते हैं, इस तरह। सो ये हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। क्या यही वजह है कि 11 बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टीज पाकिस्तानियों ने दुबई में लेकर रखी हुई हैं, यहाँ पर पैसा लाने के लिए वो रजामंद नहीं है, और दूसरी जानिब जो SIFC के इजलास होते रहे उसमें बड़ी नवीद सुनाई देती रही और स्कीमें भी कुछ सामने आई, लेकिन कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। जिसमें कोई दो राय नहीं है कि यही वजह है कि लोगों ने पैसे बाहर निकाले और अपनी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर किया। पूरे पाकिस्तान, ख़ास तौर पे कराची में कहूँगा, DHA के अलावा प्रॉपर्टी आप जहाँ लेते हैं कब्ज़े का डर है, 2 नंबर कागजात बनने का डर है, तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? तो ये तो उन इदारों को सोचना चाहिए जिनका काम है ये तहफ़्फ़ुज़ दे, जिनका काम है कि डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ नहीं हो। ये रियल स्टेट के डॉक्यूमेंट अरबों रुपए के डॉक्यूमेंट हैं। एक मोबाइल एप्लीकेशन मौजूद है, बड़ी मारूफ है, नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। उस पर जाते हैं तो प्रॉपर्टी का रेट इतना हाई होता है, और जब वो प्रॉपर्टी खरीद ली जाती है तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो रेट बड़ा कम लिखवाया जाता है। यही सिलसिला चलता आ रहा था कि अब FBR ने जो नए टैक्सेशन के एतबार से रेट किया है, यानी जो तयन किया है कीमत का, तो उसमें भी अब लोग जो है परेशान हो रहे हैं कि किस तरीके से मैनेज करेंगे। क्या वो उसके एक्चुअल मार्केट के पहुंचा दिया है या अभी भी उसमें फ़र्क बाकी है? देखिए, एक्चुअल मार्केट में पहुंच इसलिए नहीं सकता है कि एक प्लॉट मेन रोड का है, उसकी वैल्यू फ़र्क है, 2 गली पीछे है, उसकी वैल्यू फ़र्क है, 6 गली पीछे है, उसकी वैल्यू फ़र्क है। इसी तरह की कोई कचरे कुंडी के सामने प्लॉट है, उसकी वैल्यू फ़र्क है। सो ये एक अंदाज़ा है जिसमें 75-80% पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेट्स को ले आई है। मैं समझता हूँ ये जनरली मुस्बत कदम है, पर कराची की जो वैल्यूएशन है उसमें 2-4-5 जगह कहीं मैं समझता हूँ गलती हुई है। जैसे दारुस्सलाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का रेट 16,000 रुपये स्क्वायर फुट कर दिया है। आप समझते हैं, हम समझते हैं कराची में रहने वाले, वो एक कराची का मुतवसत तबका इलाका है कुरंगी के करीब, सो वहाँ ये रेट नहीं है, तो वो मैंने उनको भेजा है। अच्छा, एक प्रोफेशनल बिल्डर के तौर पे, एक डेवलपर के तौर पे आप क्या समझते हैं 10 साल में जो प्रॉपर्टी के रेट इतने हाई हो गए, आई थिंक 400-500% ऊपर चली गई होगी, तो क्या ये जायज़ हुआ है या ये किसी ने इसमें शामिल होके, जैसे कहते हैं ना ये एसोसिएशंस होती हैं और पंजाब में तो वर्ड माफिया का भी इस्तेमाल होता है, कि उन्होंने इसको इस लेवल पे पहुंचा दिया कि अब ये आम आदमी की बस का बिजनेस नहीं रहा? देखिए, हर चीज़ डिपेंडेंट है डिमांड और सप्लाई पे। आबादी बढ़ रही है, लोगों को घर चाहिए, आपको घर चाहिए, आपके लोगों को घर चाहिए। घर में पहले 2 लोग थे, फिर 3 बच्चे हो गए, 5 लोग हो गए। हाउएवर आप ये देखिए सप्लाई कहाँ है? सप्लाई नहीं है। सप्लाई सिंध में कस्टोडियन ऑफ लैंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। कानून ये कहता है कि 120 गज से ऊपर कमर्शियल या रेजिडेंशियल लैंड सिंध ने ऑक्शन करना है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, सॉरी 1947 से एक ऑक्शन नहीं हुआ है। कहाँ से आएगा? जब सप्लाई बढ़ेगी तो रेट रैशनलाइज होंगे। देखिए ये क्या है, सप्लाई चोक्ड है। सप्लाई मैं देता हूँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने मनपसंद लोगों को 1,000 रुपये गज़ में, वो किसी बिल्डर के पास आता है 1 लाख रुपए गज़ में, तो वो जो 99,000 रुपये का फ़र्क है ना, वो चंद मनपसंद लोग खा रहे हैं सिस्टम में। सही, ठीक है ना? तभी आम आदमी को मुनासिब कीमत पे मकान नहीं मिल रहा है। क्या ये सिर्फ सिंध का मसला है? देखिए, सिंध में ज़्यादातर ज़मीनें अभी तक गवर्नमेंट के पास है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है। पंजाब में इतनी ज़मीन है नहीं। चलिए, ये तो एक जगह मसला बरकरार था। दूसरे मसाइल जो चलते आ रहे हैं कि जनाब वो डबल फाइल्स का गेम है, प्लॉट्स पे फ्लैट्स हैं तो उस पर बिल्डर ने वक्त पे डिलीवर नहीं कर सका, यकीनी तौर पे इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उसमें भी। लेकिन एक आम आदमी, एक मुतवसत तबका जिसके लिए आज आप लड़ रहे हैं, बैतुस्सलाम सोसाइटी का आपने जिक्र किया, तो इधर भी तो पूरे कराची में मेजॉरिटी हमें मिडिल क्लास ही दिखाई दे रही है, जोड़ जोड़ के अपना पैसा एक फ्लैट ले लेते हैं, अपार्टमेंट ले लेते हैं, बुकिंग करा लेते हैं, वक्त पे उसको डिलीवरी नहीं होती, तो कैसे वो मैनेज करेगा या उसका क्या बनेगा? आबाद इसमें कुछ करता है? देखिए, आबाद ने एक कंप्लेंट कमेटी बनाई है
जो हमारे मेंबर टाइम पे डिलीवरी नहीं देते, एस्केलेशन मांगते हैं अनड्यू, सो हम उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन लेते हैं। हम उस अलॉटी की बात भी सुनते हैं, मेंबर को भी बुलाते हैं, उनको भी सुनते हैं। 4-5 सीनियर मेंबर बैठ के उसका फ़ैसला करते हैं और 90% फ़ैसला अलॉटी के हक़ में होता है। अच्छा, क्योंकि हम समझते हैं कि उसका राइट ज़्यादा है। सही। आप बिल्डर थोड़ा सा बोझ बर्दाश्त कर ले तो कोई हर्जा नहीं है, एक बात ये। दूसरी बात जो आपने कहा कि डबल फाइलें बनाते हैं ना, बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि वो क्रिमिनल्स हैं। सही। अगर मैंने एक चीज़ बेच दी आपको, मैंने अपना ये मोबाइल आपको बेच दिया, तो मुझे राइट नहीं बनता मैं दूसरे को बेचूं। अब वो चीज़ आपकी हो गई है। अनटिल अनलेस आपकी मेरी डील ख़त्म नहीं हो जाए, जो भी उसका उस पर सेट आउट प्रोसीजर है वो पूरा नहीं हो जाए। ये अनफॉर्चुनेट है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आई डू नॉट रिप्रेजेंट एंजल्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें अच्छे लोग भी हैं, इसमें कुछ बुरे लोग भी हैं। सो हमारी कोशिश ये होगी कि अच्छे लोगों को प्रमोट करें, उन लोगों को प्रमोट करें जो साफ़ काम करना चाहते हैं, डिलीवरी देना चाहते हैं और एक कस्टमर से रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। एक वो लोग हैं जो बिल्डर नहीं है, वो भी तामीरात कर रहे हैं और रिहायशी इलाकों में पोर्शंस बना लिए या ग्राउंड प्लस 4 भी खड़े कर लिए। तो ये दुनिया तो आपको उनको बराबरी समझ रही है। एक आम शहरी, उसको तो नहीं पता कि भाई वो तो एक बिल्डर नहीं है प्रोफेशनल, वो उसका तो आबाद से भी गालिबन ताल्लुक़ नहीं होगा, लेकिन वो बेच भी उसी कीमत पे रहा है, वो सारी चीज़ें भी कर रहा है, लेकिन फाइल उसकी मजबूत नहीं है। तो ऐसी सूरत में आबाद का तो इमेज डाउन हो रहा है ना। आबाद ने कभी इस पे कोई बात रखी स्टेक होल्डर्स के तौर पर? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्डर कौन है आपके तवज्जुह से सबको बता दूं। बिल्डर वो है जिसके पास आबाद की मेंबरशिप है। बिल्डर वो है जिसके पास NTA नंबर है। बिल्डर वो है जिसके पास बिल्डिंग कंट्रोल से लाइसेंस है। बिल्डर वो है जो अपना नक्शा अप्रूव कराता है, सेल NOC लेता है और बिल्डिंग की तामीरात या फ़रोख्त शुरू करता है। अगर हमारे ख़रीदार ये चीज़ें चेक कर लें, जो कि वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं SBCA की, और हमसे भी पूछ लें कि ये आपका मेंबर है कि नहीं, वेबसाइट पे पूछ लें, आने की भी ज़रूरत नहीं है, क्या इसका ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है कि नहीं, और मेरी 5 साल की परफॉर्मेंस भी देख लें कि मैंने पिछले 5 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, नहीं किए हैं, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, कितने मैंने एस्केलेशन लिया है। तो हमारी आवाम बहुत सी तकलीफ़ों से बच जाएंगे, माली नुकसान से बच जाएंगे। तो क्या इनकी खरीदो फरोख्त पे अभी तक स्टेट ने, किसी भी इदारे ने कोई पाबंदी आयद की है या कोई एक्शन लिया है? क्योंकि बड़े खुले आम तरीके से ऑनलाइन भी रियल इस्टेट वाला जो एक स्टेट एजेंसी लेके बैठा है, वो पहली फुर्सत में यही ऑफ़र करता है कि जी ये पोर्शन आया हुआ है, इसको ख़रीद लें, बनिस्बत इसके कि उसी कीमत में एक फ़्लैट भी मिल रहा होता है, लेकिन वो पोर्शन उसको बड़ा दिखाई देता है। देखिए, बात यह है कि इसकी रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती। रजिस्ट्री होने के लिए आपके पास अप्रूवल, कंप्लीशन और ज़मीन के डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वो कारोबार कैसे चल रहा है? वो कर 5 बेचने लाख वाला बेच कैसे रहा है? 5 लाख रुपए रजिस्ट्रार लेता है फ़ी रजिस्ट्री के, सही, एक रजिस्ट्री के, और हज़ारों पोर्शन और यूनिट बन रहे हैं इस शहर में। तो आप देखिए कितना बड़ा धंधा शामिल है इसमें। इसके बाद आपने कहा बेच कैसे रहा है। हमारे लोग भी कुछ थोड़े से लालची हैं ना। फ़र्ज़ करें मैं एक रेगुलेटेड बिल्डिंग बना रहा हूँ और 1 करोड़ का फ्लैट बेच रहा हूँ, पोर्शन वाला 40 लाख में बेचता है, 35 लाख में बेचता है, सही। तो वो उससे ख़रीदते हैं। जब आबाद ये जानता है, बिल्डर्स ये जानते हैं कि शहर के अब इतने वसाइल नहीं है, गैस कनेक्शन मिल नहीं रहा, सेवरेज का सिस्टम नहीं है, पानी का बहरान है और इलेक्ट्रिसिटी भी एक मसले का बुनियाद है, तो क्यों इतने फिर वर्टिकल प्रोजेक्ट्स ही बने जा रहे हैं? क्या कोई इसका हल नहीं है? क्योंकि रिसोर्सेज तो अब मौजूद ही नहीं रहे और जो बचे कुछ जिन इलाकों में, वहाँ के भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर आपकी बात मैं समझूं तो पिछले 40 साल से कोई बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए थी, क्योंकि पिछले 40 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, या 30 साल से नहीं है। सही है। सो ये आबादी कहाँ जाती? ये आबादी फिर क्या स्लम्स में जाके रहेगी? आप कहते हैं आउटस्कर्ट्स में, आउटस्कर्ट्स में कहाँ है? ना रोड है, ना सेवरेज है, ना पानी है, ना गैस है। वर्टिकल बिल्डिंग में पहुँचाना आसान है बनिस्बत पूरी नई कॉलोनीज़ बनाना। देखिए, ये गवर्नमेंट का फेलियर है। अगर 30-35 साल में वो इस शहर को जो 65% रेवेन्यू देता है, जो SRB का 96% रेवेन्यू देता है पूरे सिंध का, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं दे सकी। सही है। और पूरे मुल्क से माइग्रेशन हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये हकीकत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि आज के दौर में एक गरीब आदमी, गरीब ना भी कहें चलें, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास कह लें, उसके पास 1-1.5 करोड़ पूरी जमा पूंजी ज़िंदगी की जमा हो गई, ग्रेजुएटी सब
उसने ज़िंदगी भर का कमाया हुआ सरमाया लगाना है, आप क्या सजेस्ट करेंगे एज ए चेयरमैन? उसको प्रॉपर्टी में आज खरीदना चाहिए या किराए पे रहना चाहिए, जो हालात प्रॉपर्टी के हैं? देखिए, मैं समझता हूँ जिसने भी ये प्रॉपर्टी की मार्केट नेक्स्ट जून से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी, जैसे ही बैंक इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट पे आएगा। अच्छा। लोग बैंक से पैसे निकालेंगे और कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट ही है जहाँ पर ये पैसे लगने। तो जो जेन्युइन घर लेने वाले हैं, जिनकी ज़रूरत है, मैं समझता हूँ उन्होंने अच्छे लोगों से उनकी पास परफॉर्मेंस देख के बुकिंग करवानी चाहिए, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि अब ये प्राइस अप्रिशिएट होंगे, क्योंकि पिछले 2-3 साल में 25-30% वैल्यू कम हो चुकी है। हम बिलो कॉस्ट बेच रहे हैं इस आप वक्त। कह रहे हैं 25-30% कम हो चुकी है? कम हो चुकी है। कौन बिलीव करेगा इस बात पे, क्योंकि लोग तो देख रहे हैं इतनी ज्यादा प्राइस बढ़ गए। आप ये देखिए ना, नहीं देखिए, मांगने को लोग ज़्यादा मांगते हैं। अच्छा। पर एक्चुअल आप जाएं लेने को तो वो प्राइस अलग है। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ही के बात की सारी कंक्लूजन से कि जनाब आबादी बढ़ रही है, सोसाइटीज़ चाहिए, कराची की हुदूद से बाहर निकल के बड़ी बड़े टाउन्स बन गए, बगैर नाम लिए दुनिया को पता है किसने क्या बनाया और किस तरीके से इस वक्त चल रहा है, तो लोग फिर वहाँ क्यों ना जाएं? देखिए, ये तो फैसला लोगों ने करना है। नहीं, आबाद का उसमें कोई इंटरेस्ट या नुकसान है? नहीं, आबाद का कोई उसमें नहीं है। अगर कोई कराची से बाहर भी लीगल बिजनेस कर रहा है तो हम उसको प्रमोट करते हैं। देखिए, इवेंचुअली इट इज़ द कस्टमर हु हैज़ टू डिसाइड। हाउएवर वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपका कंज्यूमर डाउन हो जाएगा सर। कोई हर्जा नहीं है। कंपिटिटिव मार्केट जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या जहाँ 20 साल में नहीं पहुँच सकता, वहाँ भी टाउन्स और ये सोसाइटीज़ आ रही हैं। सो वहाँ लोगों ने एहतियात से सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। फिर हमारे पास नहीं आना है कि यहाँ ये डेवलपमेंट नहीं हुआ, यहाँ नहीं ये। इंसान को अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करना चाहिए। सही। आई एम रियली थैंकफुल हसन बख्शी साहब, बड़ी मुफस्सिल अंदाज में हालात हाज़िरा और प्रॉपर्टी की सिचुएशन आपने बयान की और बड़ा मज़ा आया गुफ्तगू करके आपसे। नाजरीन ने भी यकीनी तौर पे ये समझ लिया होगा, जान लिया होगा कि एफबीआर ने जो टैक्सेस के हवाले से कीमतों का नया तयन किया है, उससे अपने रियासत तो चाहती है कि जी टैक्स बेहतर से बेहतर जनरेट हो जाए, लेकिन आवाम को भी ये देखकर फैसला करना है कि क्या वो प्रॉपर्टी जो लेने जा रहे हैं वो सही है, लीगल है, सारे मसले मसाइल से पाक है, और आबाद ही अपॉर्चुनिटी दे रहा है लोगों को कि अगर उनके कोई ऐसे मसले, तो वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं अगर आप कराची में कर रहे हैं या कोई ऐसा डिस्प्यूट है, तो एक बड़ा अच्छा मौका यह है कि उस डिस्प्यूट को आप इनके कंप्लेंट सेल तक भी ला सकते हैं। यकीनी तौर पे इस प्रोग्राम से आवाम जो है मुस्तफ़ीद हुए होंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।